जंगल में बंदर ने एक दर्जी की दुकान खोली। उसके कपड़े हर किसी को पसंद आने लगे। सभी जानवरों ने अपने अपने लिए उससे कपड़े बनवाए। एक दिन हाथी उसके पास गया और कहने लगा, अरे सुनो भैया, मेरे लिए भी अच्छे से कपड़े बना दो। सर्दियाँ आ रही हैं, ठंड न लग जाए। क्यों नहीं, आज शाम तक तुम्हारे कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे। मैं अभी तुम्हारा नाप ले लेता हूँ। बंदर हाथी का नाप ले लेता है और शाम तक बड़ी मेहनत के साथ हाथी के कपड़े बनाकर तैयार कर लेता है और उसका इंतजार करने लगता है। शाम को हाथी उसके पास आता है। अरे वाह, तुमने तो सच में मेरे कपड़े बनाकर तैयार कर दिए। बहुत सुंदर रंग है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। जानते हो हाथी भाई, इतना समय तो मुझे किसी भी जानवर के कपड़े बनाने में नहीं लगा जितना तुम्हारे। मैं तो बहुत थक गया। ये बात सुनकर हाथी उससे कहता है, अरे तो परेशान क्यों होते हो? चलो बैठो मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें जंगल की सैर कराए देता हूँ। तुम्हारी थकावट मिट जाएगी। हाँ, ये अच्छा तरीका है। बंदर हाथी की पीठ पर बैठ जाता है और वो पूरे जंगल की सैर करते हैं। कुछ दिनों के बाद हाथी फिर से बंदर के पास आता है और कहता है, अरे बंदर भाई, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? बताओ बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो देखो ना, मेरे कपड़े कितने मैले हो गए हैं। ये कैसे धुलते हैं? मुझे तो कपड़े धोने नहीं आते। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कपड़े धोना भी सिखाऊं? हाँ तो क्या हुआ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो क्या? ये बात कह के तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो चलो तालाब के पास। दोनों दोस्त मिलकर तालाब के पास जाते हैं और वहाँ बैठकर अपने अपने कपड़े धोने लगते हैं। ये देखो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इस तरह से कपड़े लो, पानी में डुबो, साबुन लगाओ और इन्हें मलो। इनसे सारी मैल को बाहर निकाल दो। ये तो बहुत मजेदार काम लग रहा है। हाथी और बंदर पेड़ के ऊपर अपने कपड़ों को सुखाते हैं। ये देखो, आज हम दोनों ने सच में बहुत बड़ा काम किया है। कल तक ये हमारे कपड़े सूख जाएंगे और फिर हम नए नए साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। तो दोस्त, ये जगह आज से पक्की रही। हर रविवार हम यहाँ अपने कपड़े धोने के लिए आया करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और तुम रविवार की छुट्टी रखना, कोई काम नहीं। मैं तुम्हें लेने आऊँगा और हम दोनों आकर तालाब में कपड़े धोया करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। सुखीला लाला की दुकान बाजार के एकदम बीचों बीच थी। वो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद था। एक दिन उनकी दुकान के सामने एक हलवाई नई दुकान खोलता है। उसके यहाँ पर रोज सुंदर सुंदर बड़े बड़े मजेदार समोसे बनते, जलेबी बनती, लड्डू, रसगुल्ले और बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती और पूरी खुशबू लाला जी की दुकान तक आती। यह बात देखकर लाला जी के मुंह में हमेशा पानी आता रहता और लाला जी जाकर वहाँ पर खूब मजे से लड्डू, समोसे, कचौरी और जलेबियाँ खाते। मजा आ गया भाई, तुमने यहाँ दुकान खोलकर बड़ा अच्छा काम किया। अब तो घर का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी बीवी तो कुछ भी अच्छा खाना नहीं बनाती है। अरे तुम्हारे हाथ के रसगुल्ले भाई क्या बताऊं, सबसे अच्छे हैं। और हाँ, कल इमरती जरूर बनाना, बहुत दिन हुए मैंने खाए नहीं। बिल्कुल लाला जी, कल जरूर बन जाएगी इमरती आपके लिए। अब लाला जी के खूब मजे आते। लाला जी अपनी दुकान पर ही लजीज खाने के व्यंजन मंगाते रहते और खाते रहते। जो भी ग्राहक आता वो हैरान हो जाता यह देखकर कि लाला जी हर समय बस खाते ही रहते हैं। लाला जी की पत्नी उनका खूब ख्याल रखती थी, लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि लगातार लाला जी का वजन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन उसने कहा, अजी सुनते हो, तुम्हारा ये वजन कैसे बढ़ रहा है? मैं तो तुम्हारे खाने पीने का काफी ख्याल रखती हूँ। खाने में तेल का जरा भी इस्तेमाल नहीं करती, बस कुछ बूंदे डालती हूँ ताकि तुम्हारा वजन ना बढ़े। लेकिन तुम्हारा वजन तो लगातार बढ़ रहा है। क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाते हो जो दुकान पर भेजती हूँ?
अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो वो सारा खाना खाता हूँ जो तुम भेजती हो। कैसी बातें कर रही हो? लाला जी जो भी खाना उनकी पत्नी भेजती थी उसे नौकरों को खिला दिया करते थे। कौन खाए ये रूखा सूखा? मैं तो जलेबी इमरती खाऊंगा। एक दिन लाला जी की पत्नी चुपके से उनकी दुकान के पास आती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि लाला जी लगातार सामने के हलवाई से सामान मंगवाकर खाते ही जा रहे हैं। अब लाला जी की पत्नी को सारी बात समझ में आ गई कि इसी कारण लाला जी का वजन लगातार बढ़ रहा है। तब वो डॉक्टर के पास जाती है और सारी बात बताती है। अगले दिन लाला जी को रास्ते में डॉक्टर मिल जाता है और वो कहता है, अरे लाला जी, आपका वजन तो लगातार बढ़ रहा है। ये आपके लिए अच्छा नहीं। लगता है आप खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। और मैंने आपको कई दफा दुकान पर इमरती चाट वगैरह खाते देखा है। ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं। संयम से खाना भी इंसान का कर्तव्य है, नहीं तो बहुत जल्द आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरी जान लेना चाहते हो क्या? मैं नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ आप जुग जुग जिए, इसीलिए समझा रहा हूँ। लाला जी को डॉक्टर की बात समझ आ गई और अपनी दुकान के सामने शीशे के दरवाजे लगाए ताकि हलवाई के यहाँ जो भी पके उसकी खुशबू उनकी दुकान तक न आए, नहीं तो उनका मन ललचा जाता था। धौलपुर गांव में फेंकू नाम का एक गधा रहता था। वो बहुत ही बेवकूफ था, लेकिन उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। जो भी उसे कोई काम कहता वो उसे किया करता था और उसके काम के बदले लोग उसे खाने को दिया करते थे। एक दिन फेंकू जब नदी किनारे जा रहा था तो उसने देखा कि कोई पानी में डूब रहा है। फेंकू झट नदी में कूद पड़ा और उसने डूबने वाले को बचा लिया। पानी में डूबने से जिसे उसने बचाया था वो कोई आम आदमी नहीं, एक बहुत पहुंचे साधु थे। साधु महाराज ने फेंकू का धन्यवाद किया और उससे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम गधे हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। जिस भी चीज़ को तुम चाहोगे उसे तुम पा सकते हो। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग मत करना और प्रकृति से कभी छेड़छाड़ भी मत करना। जी साधु जी महाराज। साधु महाराज के आशीर्वाद से फेंकू में अजीब सी ताकत आ गई। अब वो जहाँ चाहे जा सकता था और जो मर्जी चाहे चीज हासिल कर सकता था। अब वो अपनी मनमर्जी करने लगा। अरे वाह, मजा आ गया। अब तो बिना काम किए ही जो मर्जी मैं खा सकता हूँ। अपनी जादुई ताकतों की वजह से फेंकू को बहुत घमंड आ गया था। अब जो कोई भी उसे काम करने के लिए कहता तो फेंकू वहाँ से हंसता हुआ चला जाता। गांव के सभी लोग उससे नाराज हो गए। एक बार सर्दियों में बादल होने के कारण 3-4 दिन से धूप नहीं निकली। तभी फेंकू ने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना, अरे भैया, 4 दिन हो गए धूप नहीं निकल रही। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ भैया, ठीक कहते हो। सूरज के महत्व के बारे में सोचकर फेंकू ने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं सूरज पर ही काबू पालूं? ये सब लोग मेरे पीछे भागेंगे। और अगले दिन फेंकू ने अपनी जादुई ताकतों से अपने ऊपर पंख लगा लिए और चल पड़ा सूरज पर कब्जा करने। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सूरज की गर्मी के आगे भी भला को टिक पाया है क्या। सूरज के नजदीक पहुंचते ही उसके पंख जल गए। उसका गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया और वो औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही उसे बहुत चोट लगी। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और उस पर हंसने लगे। अरे क्या हुआ फेंकू जी महाराज, उड़ने चले थे, नीचे गिर गए। लेकिन उसकी हालत देखकर लोगों को उस पर तरस आया और वे उसे वहां से उठाकर उसके घर ले गए और उसका इलाज किया, उसे खाने को दिया। कुछ ही दिनों में फेंकू फिर से ठीक हो गया, लेकिन उसकी सारी जादुई शक्तियां जाती रहीं। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो चुका था। ओहो, ये मैंने क्या किया? साधु बाबा की बात मानी होती तो आज ऐसा ना होता। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। उसने फिर से लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और लोग भी उसे वैसे ही प्यार करने लगे। जंगल में
एक ही पेड़ पर एक कौवा और एक तोता रहा करते थे। तोता सारा दिन बातें करता था, गाने गाता था और इस बात से हमेशा ही कौवे को बहुत परेशानी होती थी। एक दिन तोता जोर जोर से बातें कर रहा था। अरे भाई कौवे, चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे देखो ना, कितना बढ़िया मौसम है। मन तो करता है अमरूद खाऊं, बेर खाऊं और ना जाने क्या क्या खाऊं। और आज क्या इरादा है? कहीं घूमने जा रहे हो या बस बैठे ही रहोगे? जानते हो, कल मुझे बिल्ली मिली थी। वो अपनी मौसी के घर जा रही थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम क्यों ना मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर उसने कहा कि आज नहीं, अगली बार तुम मेरे साथ जरूर चलना। तो जानते हो मैंने क्या कहा? अरे बस बस, कितना बोलते जा रहे हो तोते। ओह, तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं। तुमने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। इतनी बातें क्यों करते हो तुम? अरे भाई, बातें करना तो मुझे बहुत पसंद है। ओह, तुमने तो फिर से कान खाने शुरू कर दिए। अरे नहीं भाई, कान नहीं, मैं तो अमरूद खाता हूँ। ओह, बस करो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ? कहीं और जाकर बैठता हूँ। कौवा तोते की बातों से बहुत परेशान था। शाम होने पर जब कौवा अपने पेड़ पर वापस आता है तो देखता है कि तोता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे कितनी देर हो गई, कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? सो गया है क्या? हर जगह देखने के बाद भी कौवे को तोता नहीं दिखता। फिर अचानक वहाँ से बिल्ली निकलती है। अरे बिल्ली, क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारी मौसी के घर गया है क्या? कौन? तोता, मेरे पेड़ पर जो रहता है, मिट्ठू तोता। अरे तुम जानते नहीं? क्या? आज उसे किसी ने खा लिया है। क्या कहा? किसी ने खा लिया? मगर किसने? ये तो मैं भी नहीं जानती। उसके पंख पेड़ के नीचे ही पड़े थे। तुम यहाँ नहीं थे। उसने तुम्हें बहुत पुकारा। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। वो बहुत परेशान करता था ना अपनी बातों से तुम्हें। ऐसा मत कहो बिल्ली। कौवा बहुत उदास हो जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, कोई उससे बात करने वाला नहीं था। यार मिट्ठू, तुम्हारे बिना इस पेड़ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं क्या करूं? चलो कहीं घूम कर आता हूँ, थोड़ा दिल तो लगेगा। कौवा घूमता हुआ गांव की तरफ जाता है। वहाँ पर एक कुम्हार छोटे छोटे तोते बनाकर उनमें रंग भर रहा था। अरे देखो कैसे तोते बना रहा है, एकदम मिट्ठू जैसे। अगर मैं एक तोता ले जाऊं और अपने पेड़ पर रख लूं, तो मन को बड़ी तसल्ली होगी कि मिट्ठू मेरे पास ही है। अगले दिन बिल्ली कहती है, अरे ये क्या? ये मिट्टी का तोता यहाँ क्या कर रहा है? बिल्ली, मुझे अपनी गलती का एहसास है। दोस्त मेरा चला गया, इसीलिए अब इसे मिट्ठू बनाकर मैंने यहाँ रख लिया है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।